पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि बीड क्या है, उसके गुण क्या हैं, उससे हानि क्या होती है, उसके लाभ क्या हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि बीड्स यानी खरपतवार का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बीड्स, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बीड्स ऑन डिफरेंट बेसिस विथ एग्जाम्पल। खरपतवारों को हम विभिन्न आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉटिलीडन्स, मतलब बीज पत्र के आधार पर भी हम खरपतवार को, बीड्स को दो भाग में, दो प्रकार से उनको विभाजित कर सकते हैं। पहला है मोनोकाट, दूसरा डाइकाट, मतलब एक बीजपत्री खरपतवार और दो बीजपत्री खरपतवार। तो इसका एग्जाम्पल है मोनोकाट का साइप्रस रोटंडस, साइनोडॉन डेक्टिलान। और डाइकाट का एग्जाम्पल है सिनोपोडियम एल्बम और मेलिलोटस एल्वा। फिर दूसरा आधार है खरपतवार के वर्गीकरण का लाइफ साइकिल। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार को हम तीन तरह से वर्गीकृत करते हैं: एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल। एनुअल मतलब एक वर्षीय, द्विवर्षीय, और पेरेनियल माने बहुवर्षीय। लाइफ साइकिल के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो इसको एक दूसरा तरीका भी कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी के आधार पर भी इसको हम वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्लासीफाई बीड्स ऑन द बेसिस ऑफ ओडोंटोलॉजी, तो हमें वही जानना चाहिए कि ये लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण के बारे में ही हमें लिखना है, वही पूछा गया है। एनुअल, जो खरपतवार एक सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, वो एक वर्षीय। दो सीजन जिनके लिए जीवन चक्र पूरा करने के लिए लगता है, दो वर्षीय। और जो दो सीजन से ज़्यादा जिनको जीवन चक्र पूरा करने में लगता है, वो बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ये उसके एग्जाम्पल उसके सामने लिखा हुआ है। एक वर्षीय में एनुअल एमरंथस विरिडिस, बायनियल सिकोरिया मेंटाइबस, पेरेनियल में कॉनवाल्वुलस अर्बेंसिस। इसी के साथ एक कैटेगरी इसमें और होती है एफीमेरल्स, बहुत ही कम समय में जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, एक सीजन भी नहीं लगता। विपरीत परिस्थिति में वो एक महीने में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं एफीमेरल्स। और इसका एग्जाम्पल सबसे उपयुक्त है, वो है फाइलेंथस नेरूरी, हजारदाना, तो उसको भी आप ध्यान देंगे। तीसरी कैटेगरी होती है जो खरपतवार के वर्गीकरण की, वो तो सीजन के आधार पर हमको खरपतवारों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया है: खरीफ, रबी, समर और मल्टी सीजन। ऐसे खरपतवार जो वर्षा ऋतु में, खरीफ ऋतु में ही उगते हैं, उसको हम खरीफ बीड्स कहते हैं। फिर जो विंटर सीजन में, ठंड के सीजन में, रबी सीजन में खरपतवार उगते हैं, वो कहलाते हैं रबी बीड्स। समर मीन्स गर्मी में, जायद जब फसल बोई जाती है, समर क्रॉप, उसके साथ जो बीड उगते हैं वो समर बीड्स कहलाते हैं। मल्टी सीजन क्रॉप्स, ऐसे बीड जो हर सीजन में उग जाते हैं, खरीफ में भी होंगे, रबी में भी होंगे, समर भी होंगे, जैसे फाइलेंथस नेरूरी। तो इस ऐसे खरपतवार को हम मल्टी सीजन बीड्स कहते हैं। देन ग्रोथ हैबिट के आधार पर कि पौधे की वृद्धि बढ़वार किस तरह से होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, उसको आधार बनाकर चार भाग में बांटा गया: इरेक्ट, सीधा बढ़ने वाले; प्रोस्ट्रेट, फैलते हुए बढ़ने वाले;
क्रीपर मतलब ज़मीन में रेंगते हुए चलने वाले, और क्लाइंबर मतलब जो दूसरे पौधों का सहारा लेकर के उसके साथ में चढ़ते हैं, तो उसको क्लाइंबिंग बीट्स कहते हैं। नेचर ऑफ स्टेम, अगला कैटेगरी आ गया नेचर ऑफ स्टेम। जो खरपतवार है उसके तने की प्रकृति कैसी है? वुडी है, मतलब उसमें लकड़ी है, तो वो वुडी वीड्स कहलाएंगे। लेंटाना कैमरा एग्जाम्पल है उसका। सेमी वुडी, जिसमें कुछ हद तक वुड होता है, वो सेमी वुडी वीड्स में आते हैं। साइप्रस रोटंडस, हर्बेसियस जिसमें वुड बिल्कुल भी नहीं होता, फेल्डिस माइनर, इकाइनोक्लोआ, क्रूस गली, ये हर्बेसियस बीट्स के एग्जाम्पल हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर हमें वर्गीकृत करना होता है, तो एक तरीका ये भी है। अब उसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। ग्रासेस, घास कुल के जो खरपतवार होते हैं वो। सेजेस, ये दलदली जगह में जनरली होते हैं और इनका तना पोला होता है। ब्रॉड लीफ बीट्स, ये ऐसे खरपतवार हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। ग्रासेस की सकरी होती है, सेजेस के भी सकरी पत्ती होती है। तो मेन जो खरपतवार हमारे पाए जाते हैं प्रकृति में, वो ग्रासेस बहुत ज़्यादा होते हैं और चौड़ी पत्ती वाले बहुत ज़्यादा खरपतवार पाए जाते हैं। अब अगला कैटेगरी आती है हैबिटेट। हैबिटेट के आधार पर, परिस्थितिकी कहाँ पाए जाते हैं उसके आधार पर भी हम खरपतवार को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे क्रॉप्ड एरिया, जो खेत हैं जहाँ फसल लगाई जाती है वहीं उगते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रॉप्ड एरिया बीट्स। नॉन क्रॉप्ड एरिया बीट्स, जहाँ फसल नहीं होती वहाँ उगते हैं जो बीट, उनको हम कहते हैं नॉन क्रॉप्ड बीट्स। जैसे जेंथियम, स्ट्रोमेरियम, एमरंथस विरिडिस, ये नॉन क्रॉप्ड एरिया बीट हैं। गार्बेज एरिया बीट्स, जहाँ पर किसान अपने घर का कचरा इकट्ठा करे, या शहर में जहाँ कचरा घूर इकट्ठा होता है और वहाँ पे जो बीट उगे उसको हम कहते हैं गार्बेज एरिया बीट्स। सांकस आर्बेंसिस इसका अच्छा उदाहरण है। फैलोलैंड बीट्स एंड ग्रासलैंड पास्चर बीट्स, तो फैलोलैंड बीट्स जो होता है जो ज़मीन पड़ती पड़ी रहती है, जिसमें खेती नहीं होती, कुछ नहीं होता, वहाँ पे जो खरपतवार उगते हैं उनको हम कहते हैं फैलोलैंड बीट्स। ग्रासलैंड बीट्स, जो चारे वाली फसलें जहाँ उगाई जाती हैं वहाँ पर जो खरपतवार उगे वो उसको हम कहते हैं ग्रासलैंड बीट्स। इसी तरह एक्वेटिक बीट्स, जो हमारे जलीय क्षेत्र हैं वहाँ जो खरपतवार उगते हैं, आइपोमिया, कॉर्निया, इकॉर्निया क्रेसिपस, जलकुंभी, ये उसके एग्जाम्पल हैं कि जो हमारा नदी है, तालाब है, या जो भी जल क्षेत्र जहाँ इकट्ठा है वहाँ जो खरपतवार उगते हैं उसको हम एक्वेटिक बीट्स कहते हैं। पैरासाइटिक बीट्स, परजीवी खरपतवार जो दूसरे पौधों पर अपना जीवन बिताते हैं, उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसी के सहारे उनका जीवन रहता है और उसी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो ये पैरासाइटिक बीट्स है। अमरबेल, कस्कुटा रिफ्लेक्सा। लॉन और गार्डन के बीट्स होते हैं, जहाँ हमारे रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए जगह लॉन गार्डन बनते हैं, वहाँ जो खरपतवार उग जाते हैं, तो पार्चुलाका, ओल्ड्रेसिया और मालुगो हिर्टा, ये ऐसे उसकी शोभा को खराब कर देते हैं, साथ में उसमें असुविधा भी पैदा करते हैं। जैसे मालुगो हिर्टा ऐसा खरपतवार है जिसका जो फल होता है उसमें कांटे रहते हैं, और लान में कोई उसमें बैठता है चुभ जाता है तो तकलीफ देता है। मर्सी लैंड बीट, दलदल जगह में जो उगे, तो साइनोडान भी है, साइप्रस रोटंडस है, ऑक्जेलिस कार्निकुलाटा,
तो ये दलदली जगह में जो खरपतवार उगते हैं उसको हम मर्सी लैंड वीड बोलते हैं। तो ये हैबिटेट के आधार पर हम 9 क्लास में वीड्स को रख सकते हैं। ओरिजिन के आधार पर उत्पत्ति स्थान, माने इंडियन है कि फॉरेनर है, जो देसी है इंडिजिनस, और जो हमारे देश में नहीं हुआ है, बाहर से आके हमारे देश में फैल गया, उसको बोलते हैं एग्जोटिक या एलियन, माने विदेशी बीट। तो देसी में सावा है, सिकोरियम, और विदेशी जो बीड है आर्जिमोन मैक्सिकाना हजारदाना, पार्थेनियम स्टेरोफोरस मतलब गाजर घास। फिर अगली कैटेगरी आती है सॉयल पीएच के हिसाब से खरपतवार को हम वर्गीकृत करते हैं। तो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स मतलब जिस जमीन का, जहाँ खेत है उसमें जो बीड उगे हैं वो एसिडिक है, मतलब जो उसका पीएच है वो 7 से कम है। और 7 से कम पीएच में उगने वाले जो खरपतवार होते हैं उसको कहते हैं एसिडोफिल्स बीड्स। तो ये उसका एग्जाम्पल है। इसी तरह एल्कलाइन, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा, क्षारीय मिट्टी में जो उगते हैं, एकाइरेंथस एस्पेरा जैसे। न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रल, जो 7 के आसपास पीएच रहे, वो न्यूट्रल सॉइल होती है। और उस स्थिति में जो खरपतवार उगते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स बीड्स। फाइलेटस निरोरी आदि इसके एग्जाम्पल हैं। फिर अगली कैटेगरी है 10th, रिलेटिव पोजीशन, मतलब वो कहाँ उग रहे हैं, किस परिस्थिति में उग रहे हैं। तो एक तो एब्सोल्यूट बीड, सभी प्रकार के खरपतवार इस कैटेगरी में आ गए। दूसरा होता है रिलेटिव बीड्स। अब रिलेटिव बीड्स भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मिमिक्री बीड्स, स्पेसिफिक माइक्रोक्लाइमेट बीड्स और रोग। अब मिमिक्री बीड्स क्या होता है, नकलची बीड्स भी कह सकते हैं इसको, कि ये खरपतवार ऐसा होता है कि जो फसल के समान ही दिखाई देता है। ये इसलिए इसको मिमिक्री कहते हैं कि उसी रूप रंग का दिखता है, जिसलिए कि जो फार्मर है, ग्रोवर है, वो खरपतवार और फसल में अंतर करने में उसको बड़ी कठिनाई होती है, तो उसको फिर कंट्रोल करने में भी समस्या होती है। तब तक वो बहुत सारा फसल का पोषक तत्व और मॉइस्चर ये सब ले लेता है और फसल की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न करते हुए उपज में कमी कर देता है। तो ऐसे बीड्स मिमिक्री बीड्स कहलाते हैं। जैसे एवना फेटुआ जई, जई की खेती में जंगली जई उग जाए। ओराइजा सटाइवा फेटुआ, धान के खेत में जंगली धान। इसी प्रकार गेहूं के खेत में फेल्डिस माइनर, तो ये कहलाते हैं मिमिक्री बीड्स। उसी के समान दिखाई देते हैं, जैसा कि मुख्य फसल का पौधा होता है, खरपतवार भी उसी तरह दिखाई देता है, तो उसको हम मिमिक्री बीड्स बोलते हैं। स्पेसिफिक माइक्रोक्लाइमेट बीड्स। अब कुछ बीड ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल एक सेट माइक्रोक्लाइमेट में ही उगते हैं, जहाँ अनुकूल परिस्थिति, हमारा बरसीम जहाँ लगेगा उसके लिए जो माइक्रोक्लाइमेट होगा वो हमारे सिकोरियम इंटिबस बीट के लिए भी उपयुक्त होती है। इसलिए जहाँ बरसीम लगेगा सिकोरियम इंटिबस वहाँ आ जाता है, उगता है, और चारे की गुणवत्ता को, क्वालिटी को खराब कर देता है। फिर अगली कैटेगरी आती है रोग। अब रोग क्या होता है, रोग भी एक तरह का बीट ही कहलाता है। अब ये बाकी से अंतर कैसे इसमें, कि जैसे हमने धान की महामाया किस्म लगाई, अब उस खेत में अगर धान की कोई दूसरी किस्म का पौधा हुआ, जैसे IR36, ठीक है, तो वो रोग कहलाएगा। मतलब वो फसल नहीं है, फसल तो हमने लगाई है महामाया वैरायटी,
और उसमें कोई दूसरी किस्म उगाई है तो वो रोग होता है, उसको निकालना होता, नहीं तो वो पूरा बीज की गुणवत्ता खराब कर देती है। हर धान तो एक एग्जाम्पल था, हर फसल जो हमने मुख्य फसल की कोई किस्म लगाई है, चना हो, मटर हो, गेहूं हो, अरहर हो, तो उसमें जो हमने किस्म बोई है उसके अलावा उसी फसल की दूसरी किस्म का कोई पौधा अगर उगाया है तो उसको हम रोग कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये क्लासिफिकेशन का तरीका है खरपतवार को जानने के, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे कि हम उसको कंट्रोल अच्छे से कर सकें। और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रोपोगेशन, माने उसका प्रसारण कैसे होता है। तो दो ही तरीके होते हैं, एक तो बीज के द्वारा और दूसरा वनस्पति भाग के द्वारा। बीज के द्वारा जो खरपतवार बीज से नया पौधा तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं बीज द्वारा, प्रोपोगेटेड बाय सीड। और जो अपने वनस्पतिक भाग से नया पौधा तैयार करने की क्षमता रखते हैं उसको हम कहते हैं प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स। अब वेजिटेटिव मीन्स जो होता है वो 9 प्रकार से वो अपने नया पौधा तैयार कर देते हैं वनस्पति भाग से। स्टोलन के द्वारा, जरूट के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, रनर के द्वारा, सकर, ऑफसेट, बल्ब, राइजोम और लीफ, माने ये तने के भाग हैं। और इनसे नया पौधा जो तैयार कर दे तो वो स्टोलन, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड बीड्स में साइनोडांडेक्टिलान, रूट्स कानबालबुना सार्बेंसिस, ट्यूबर साइब्रस रोटंडस, रनर्स ऑक्जेलिस कार्निकुलाटा, सकर्स हेरेसियम, ऑफसेट इकॉर्निया क्रेसिपस, बल्ब्स हाइड्रिला, राइजोम सारगम एल्पेंस, और लीफ होती है मोनोग्याना वैरायटी स्पीसीज होती है वीड की, वो ये लीफ के द्वारा, पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हम खरपतवार का करते हैं 11 प्रकार से। आखिरी है प्रोपोगेशन, बीज द्वारा या वनस्पति भाग द्वारा। इसके अतिरिक्त भी खरपतवार 2 विशेष प्रकार से होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्शनेबल वीड्स और दूसरा होता है एसोसिएटेड वीड्स। इनको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ऑब्जेक्शनेबल वीड वो वीड होते हैं, वो खरपतवार होते हैं जिनके बीज और मुख्य फसल के बीज लगभग एक समान होते हैं, और जब मुख्य फसल के बीज में ये मिल जाते हैं तो इनको हटाना, अलग करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस प्रकार ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। मुख्य फसल के बीज के साथ खेत में चले जाएंगे, वहाँ उग जाएंगे, फसल मुख्य फसल के लिए प्रतियोगिता करेंगे, उसके वृद्धि विकास में बाधा उत्पन्न करेंगे और कुल मिला के मुख्य फसल की उपज में बहुत कमी कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्शनल वीड होते हैं। जैसे धान में ओराइजा सटाइवा फेटुआ, जंगली धान का बीज एक जैसे होता है। गेहूं में फेलिस माइनर ऑब्जेक्शनेबल वीड है, मिल जाएगा। तो कानबालोस्पुरा सार्बेंसिस, मस्टर्ड में आर्जीमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी, बरसीम में सिकोरियम, लूसर्न में कस्कूटा, मेथी में मेलिलोटा सेल्वा, ओट में एवना फेटुआ, सनफ्लावर में कार्थमस ऑक्सीकेंथा, सनफ्लावर में वाइट सनफ्लावर। तो ये जो बीड हैं ये अगर इनके बीज में मिल जाते हैं तो इनको पृथक करना बहुत मुश्किल होता है। फिर होता है एसोसिएटेड बीड्स। अब कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि अगर हम धान बोएंगे तभी उगेंगे, ठीक है, गेहूं बोएंगे तभी उगेंगे, मक्का बोएंगे तभी उगेंगे। कैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इकोसिस्टम परिस्थितिकी मेन मुख्य फसल के लिए उपयुक्त होती है वही इनके लिए उपयुक्त होती है, बीट के लिए।
इसलिए वो एक ही परिस्थिति में उगते हैं। जैसे धान में सावा, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, क्रूस गली, दोनों स्पीसीज जरूर उगेगी। गेहूं में फेलिस माइनर और चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ और ये गेहूं का मामा। मक्का में इक्लिप्टा एल्बा एजिरेटम कॉनिजाइड्स। बार्ली में एबना फेटुआ चिनोपोडियम एल्बम। सरगम में स्ट्राइगा लूटिया ट्राइडक्स प्रोकम्बेंस। चिकपी में चिनोपोडियम एल्बम क्रोटन स्पर्सिफ्लोरस। मस्टर्ड में स्परगुला अर्बेंसिस ब्रेसिका कावेर। ग्राउंड नट में पार्चुलाका ओल्डेसिया फाइलेंथस निरूरी। कॉटन के साथ में एबुटिलान और डायजीरा अर्बेंसिस। पोटैटो में नागलिस अर्बेंसिस, सिनोपोडियम एल्बम, सिलोसिया अर्जेंटिया। टी में इम्पेरेटिका सिलेंड्रिका। तो ये एसोसिएटेड वीड्स है, मतलब ये इस फसल के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं, उगने में सहूलियत मानते हैं, अवश्य रूप से इन फसल के साथ उगते हैं, क्योंकि जो मुख्य फसल को अनुकूल परिस्थिति चाहिए वही अनुकूलता इनके लिए भी उतनी ही अच्छी होती है, इसलिए एसोसिएटेड वीड्स कहलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये खरपतवार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, स्टेप वाइज जो आधार से हमने इसमें पढ़ा है कि वर्गीकरण किया गया है, तो फिर से एक बार देख लें। कॉटिलीडन के आधार पर, लाइफ साइकिल के आधार पर ओडोंटोलॉजी, सीजन ऋतु के आधार पर वर्गीकरण, इसके बाद ग्रोथ हैबिट के आधार पर, नेचर ऑफ स्टेम के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, हैबिट के आधार पर, ओरिजिन पैदा कहाँ हुआ, देसी विदेशी, सॉयल पीएच, में हमारी मिट्टी का जो पीएच है वो अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। फिर रिलेटिव पोजीशन के आधार पर, जैसे एब्सोलूट, रिलेटिव वीड्स में मिमिक्री, स्पेसिफिक और रोग के बारे में जैसे हमने अभी विस्तार से चर्चा की। और लास्ट क्लासिफिकेशन 11th है प्रोपोगेशन, बीज से और वनस्पति भाग से। और दो विशेष प्रकार के खरपतवारों को हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्शनल वीड्स की एक कैटेगरी होती है और एक कैटेगरी होती है एसोसिएटेड वीड्स की। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इसको पुनः बार बार रिपीट करके सुने, देखें और याद करें, जिससे कि आप आगे खरपतवार के प्रबंधन में जब आता है कि हम कंट्रोल मेजर्स अपनाएंगे, तो क्लासिफिकेशन जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए वो आगे उसको समझने में, नियंत्रण की विधियों को समझने में सरलता होती है। बहुत धन्यवाद।